हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। कौन कॉल के इस एपिसोड में हमेशा की तरह मेरे साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आप सबको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। आप सब लोग दिवाली बना सकते हैं और हाइंडसाइट का इस्तेमाल करके बहुत कुछ एनालिसिस किया जा सकता है, हो भी रहा है। अभिषेक भी आपसे कुछ शेयर करेंगे। उसके पहले मैं भी थोड़ा अपनी तरफ से जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा सोचना है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये एक केस स्टडी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, सबके लिए कुछ ना कुछ है। लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो एक पूरी जनरेशन है जिसने लेफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ सुना नहीं। उनको लेफ्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स आप केरला, बंगाल या जेएनयू या उन पॉकेट से हैं जहां पर लेफ्ट की कुछ प्रेजेंस है। इनफैक्ट कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर आरएसएस राइट विंग है तो शायद ओवैसी लेफ्ट विंग होगा। ऐसा है नहीं। तो तीन लेफ्ट पार्टीज, सीपीआई, सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, एंड सीपीआई एमएल यानी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये महागठबंधन के साथ थे और इन्होंने महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा। 2015 में इनके पास 3 सीट्स थी। 2020 में ये तीन पार्टीज मिलके 16 सीट जीत के आई हैं। इन तीन पार्टीज ने 29 सीट्स पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 16 इन्होंने जीती। तो ये तो रही लेफ्ट की बात। अब राइट की अगर बात करें तो भाजपा के पास 74 सीट्स आई, जबकि 2015 में इनके पास थी 53 सीट्स। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने में भाजपा एक सीट से चूक गई, लेकिन जीडी जेडीयू को उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया है। शायद अगले चुनाव में उन्हें जेडीयू की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें एक्चुअली असली इंजन भाजपा ही है और जेडीयू वाले इंजन को तो उन्हें ही धक्का देना पड़ेगा। वोट परसेंटेज वाली डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा परफॉर्मेंस भाजपा का रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड के आने वाले कुछ टाइम में यह भी हो सकता है कि जेडीयू भाजपा में ही मर्ज हो जाए। अब राइट में ही आती है ओवीसी की एआईएमआईएम, जिसके पास 2015 में तो कुछ था नहीं, लेकिन 2020 में 5 सीट्स जीतकर उन्होंने भी सबको हैरान किया है। ओवैसी जो कि हैदराबाद तक ही लिमिटेड लिमिटेड हुआ करते थे, वो अब अपना फुटप्रिंट नेशनली भी बना रहे हैं। अब मैं अगर सेंटर की बात करूं, लेफ्ट और राइट तो हो गए, तो सेंटर या सेंटर लेफ्ट की रेंज में पाई जाने वाली कांग्रेस और जेडीयू तो कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने, जैसे कोई क्रिकेटर अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी मार देता है, वैसे ही कुछ काम किया है। सीट्स के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार आरजेडी के पास 80 सीट्स थी और इस बार 75 है। लेकिन यहां यह भी समझना पड़ेगा कि 2015 की तरह इस बार लालू यादव स्टेज पर नहीं थे, बल्कि वो तो पोस्टर से भी गायब थे। इस बार कमान संभाल रखी थी तेजस्वी यादव ने, और अगर कहीं वो जीत जाते तो इंडिया की हिस्ट्री में किसी भी स्टेट के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकते थे 31 ईयर्स की एज में। तेजस्वी यादव यंग हैं और उनके पास अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए काफी टाइम है। उन्होंने इस इलेक्शन से ये तो प्रूव किया है कि ही हैज अराइव्ड। लेकिन अब अगर वो अगले 5 साल वर्क फ्रॉम होम और ट्विटर वाली पॉलिटिक्स करते हैं तो ये सारी प्रोग्रेस हवा हो जाएगी। तो ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था जितना मैं समझा इस चुनाव के बारे में, लेकिन असली डिटेल आपको बताएंगे अभिषेक। तो अभिषेक, ओवर टू यू। आ, अब डिटेल में जाए उसके पहले जो आपने भी इंट्रोडक्शन दिया है उसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा कि एक तो लेफ्ट का आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया कि आप पूरे इंडिया में जितनी भी लेफ्ट पार्टीज है, हमें से बहुत कम को पता होगा कि लेफ्ट पार्टी है क्या, डिफरेंस क्या है, सीपीआई में क्या डिफरेंस है, सीपीआई में क्या डिफरेंस है। और लेफ्ट पार्टी जो थी केवल कैडर तक ही एक तरफ से आप देख सकते हैं कि आप सिमट के रह गई थी। वेस्ट बंगाल में भी अब इतनी इनकी प्रेजेंस या उतनी ताकत नहीं रही जितनी यहाँ से 10-15 साल पहले थी। तो जो बिहार में के जो रिजल्ट आए, जो उनको सीटें मिली है, जिस तरह परफॉर्मेंस रहा है, तो एक तरह से ये लेफ्ट पार्टीज में भी एक नई जान फूकने की फूकेगा कि वो भी अब जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, उसमें कुछ अच्छा कर सके।
बीजेपी के लिए तो पॉजिटिव है ही कि बीजेपी एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं बन पाई, बट बहुत अच्छा परफॉर्म किया बीजेपी ने, पूरे अपने दम पे ही वो पूरे इंडिया को आगे खींच के ले गई है। तेजस्वी की बात करें तो जैसे आपने कहा कि तेजस्वी का डेब्यू मैच था ये, तो मैं ये कहूँगा सेंचुरी नहीं बना पाया, वो 99 पे आउट हो गए वो। क्योंकि बट तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जो पूरा जो इलेक्शन था उन्होंने अपने दम पे लड़ा। एक तरह से लालू प्रसाद की इमेज से वो बाहर आए, जैसे आपने कहा पोस्टर से भी लालू प्रसाद गायब थे, तो पूरे अपने दम पे करा, उन्होंने अपना नैरेटिव सेट किया, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की, और उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला है। क्योंकि आप देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है। और जहाँ तक नेगेटिव की बात है तो नेगेटिव के दो पार्टियों के लिए, जेडीयू के लिए और कांग्रेस के लिए। और ओवैसी की AIM के लिए भी पॉजिटिव है कि उन्होंने 5 सीटें जीती है। हैदराबाद के बाहर अब उन्होंने अपनी पूरी प्रेजेंस अपनी नोट करवाई है। तो यही हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा कुछ नंबर्स देखेंगे जो रिजल्ट आया है उसके, कि वो नंबर्स क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। जो सबसे आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जो आपको टेबल दिख रही है वो अभी के रिजल्ट्स बता रही है। बीजेपी को 74 सीटें मिली है, इन्होंने 110 सीटों पे ये चुनाव लड़ा था और 19.46% वोट शेयर मिले हैं। जेडीयू को 43 सीट्स मिली है और इन्होंने 115 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था और इनका जो वोट शेयर है वो है 15.39। वीआईपी को 4 सीट्स मिली, 11 सीट्स पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हमको जीतन राम मांझी की पार्टी को 4 सीट मिली है, 7 सीटों पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी इस इलेक्शन में बनी है, 75 सीट्स जीती है इन्होंने। और जो जितनी सीटों पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो थे 144 और 23.11% इनका वोट शेयर है। कांग्रेस को केवल 19 सीट्स मिली है, 70 सीट्स पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 9.48% इनका वोट शेयर है। उसके बाद CPI MILL को 11 सीट मिली 18 में से, CPM को 3 सीट मिली 5 में से, CPI को 2 सीट मिली है 6 में से। LJP जिन्होंने 134 सीट्स पर रहा था उनको केवल 1 सीट मिली है और 5.66% इनका वोट परसेंटेज था। AIM को 5 सीट मिली है 24 में से, 24 सीटों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें 5 सीट जीती है और 1.24% इनका वोट शेयर था और 1 सीट इंडिपेंडेंट को मिली है। तो एनडीए की बात करें तो जो एनडीए में जितनी पार्टी थी उनकी टोटल सीट्स हो रही है 125 और इनका वोट शेयर है 37.3%। और जो महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 110 सीटें मिली है और इनका जो वोट शेयर है वो 37.2% है। ये आपको 2015 के फिगर है, उससे देख सकते हैं कि आप कितना डिफरेंस है। जेडीयू जहाँ 71 सीट पे था 2015 में, वो 43 सीट्स पे आ गया है। आरजेडी बीजेपी की लगभग एक एक तरह से कि बीजेपी ने काफ़ी गेन किया। बीजेपी को 53 सीट्स मिली थी, उससे 74 सीट्स पे आ गए पिछले बार से। आरजेडी को जो 80 सीट्स मिली थी उससे अब घट के 75 सीट्स पे आ गए। और इसके बाद बात करें कि जो ये इलेक्शन की बात की गई थी कि काफ़ी ये एक टाइट इलेक्शन हो रहे थे, तो अब नंबर समझिए कि कितने ही टाइट इलेक्शन थे ना, बहुत ही क्लोज एक 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 फाइट थी एनडीए के बीच में, महागठबंधन गठबंधन के बीच में। वो नंबर देखते हैं। ये जो आपको सबसे पहले जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें बताया गया है कि लेस देन 2% जीत का मार्जिन कितनी सीटों पे था, 2% से 5% कितनी सीटों पे जीत का मार्जिन था और 5% से 10% कितनी सीटों पे था, 10 to 20 या 20 से ज़्यादा। तो उसमें 1977 से लेके अभी तक जितने बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए, सभी का इसमें बताया गया है कि कितनी सीटों पे कितने मार्जिन से कैंडिडेट जीता है। तो लेस देन 2% की बात करें कि जो जीत का मार्जिन था 2% से कम कितनी सीटों पे था, यानी मैं आपको सिंपल एक टर्म में समझाऊं कि सपोज जो कैंडिडेट जीता है, अगर उसको 100 सीट मिल रही है, तो जो दूसरे नंबर पे रहा है, सॉरी 100 वोट मिले हैं, और तो जो दूसरे नंबर पे रहा है उसको 98 वोट मिलेंगे। तो ऐसा लेस देन 2% का जो डिफरेंस था वो इस बार 2020 में 40 सीट्स पे था। अगर आप देखिए 1977 से जब से ये पूरा जब का पूरा डाटा है, उसमें अभी तक सबसे हाईएस्ट है। यानी आप समझ सकते हैं कि 40 सीटों पे जीत का मार्जिन केवल 2% है। यानी जो जो जीता कैंडिडेट वो अपने से जो सेकेंड नंबर से कैंडिडेट से केवल 2% वोट ज़्यादा लेके आया है। उसके पहले अक्टूबर में जो 2005 में इलेक्शन हुए थे,
उसमें 34 सीट्स का ये 34 ऐसी सीट्स थी जहाँ पे लेस देन 2% का मार्जिन था। 2 to 5% की बात करें तो 38 सीट्स है जहाँ पे जीत का मार्जिन केवल 2% से 5% के बीच में है। उसके बाद 5 to 10% 63 सीट्स, 10 to 20% 74 और मोर देन 20 यानी 20 ये जो एक बोल सकते हैं पूरे एक तरफा जिसको बोल सकते हैं कि 20% से ज़्यादा का जीत का डिफरेंस है, वो केवल लहर थी, लहर। 28 सीट्स है। हाँ ये कह सकते हैं कि लहर थी। हाँ, लहर यानी एक तरफा माहौल जो बोल सकते रहे, वो केवल 28 सीटों पे से देखने को मिला है, जो कि अभी तक के 1977 से सबसे 1977 से लेके अभी तक सबसे कम है। और ये जो सेकेंड आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो पार्टी वाइज कंपेयर किया गया है कि किस पार्टी को जितनी सीट्स मिली है, उसमें जो कैंडिडेट जीते हैं उसमें इनका मार्जिन कितना है। तो सपोज ये जो बीजेपी है, तो बीजेपी को लेस देन 2% कितनी सीटों पे जीते, वो एट जितनी टोटल सीट जीते, उसका 8.1% ऐसी सीट जीते हैं जहाँ पे उनको जीत का मार्जिन केवल लेस देन 2% है। ये सबसे ज़्यादा आ रहा है जेडीयू में। जेडीयू ने जितनी सीट्स जीती है उसमें से 27.9% सीट्स ऐसी है जहाँ पे इनका जीत का मार्जिन केवल 2% है। उसके बाद कांग्रेस सबसे ज़्यादा कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती है, 19 सीटें जीती है, उसमें से 31.6% सीट्स ऐसी जहाँ पे इनको जीत का मार्जिन 2% है, 2% से भी कम है, यानी बहुत ही मार्जिनल से बहुत ही कम मार्जिन से वो इलेक्शन जीते हैं। अब हम बात करें कि जो ये जो पूरे जो इलेक्शन हुए थे, अब उस इलेक्शन में किस तरह की वोटिंग हुई, क्या क्या फैक्टर किस फैक्टर ने अफेक्ट किया, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो फेस वाइज वोटिंग हुई उस फेस में किस पार्टी को वोट डले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम बिहार में 3 फेज में इलेक्शन हुए थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये जो आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में जो मैप दिख रहा है, इसमें जो ब्लू कलर की सीट्स है, ये फेज 1 में इन सीटों पर वोटिंग हुई थी। येलो कलर से जो सीट्स दिख रही है, वहाँ पे सेकेंड फेज में वोटिंग हुई थी। और जो पिंक कलर से जो ये मैप में जो ये सीट्स दिखाई है, इसमें फेज 3 में इलेक्शन हुए थे। और ये जो मैप है आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बता रहा है कि किस पार्टी ने कौन सी सीट जीती है। जो कि ऑरेंज कलर की भगवा कलर की जो कलर है वो बीजेपी का है, ब्लू कांग्रेस का है, पर्पल जेडीयू का, रेड आरजेडी का और अदर का ब्लैक। तो फेज 1 में हम देखें, जो ये फेज 1 की जो सीट्स है, अगर आप ये देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मेजोरिटी ऑफ सीट्स महागठबंधन के पास गई है। आप देखेंगे यहाँ पे आप केवल ग्रीन, ब्लैक और ब्लू कलर ज़्यादा दिखेगा, बहुत ही कम आपको यहाँ पे ऑरेंज एंड पर्पल कलर दिख रहा है। पर जैसे जैसे इलेक्शन बढ़े, जहाँ फेज 2 की बात है, जो ये फेज 2 है, आप ये देखिए ये फेज 2 की जो सीट्स है, यहाँ पे धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उन्हें अपनी पकड़ बनाना चालू की। इन्होंने फेज 2 में उन्होंने और ज़्यादा सीटें जीती, जेडीयू ने और ज़्यादा सीटें जीती। और जो फेज 3 था, जो आखिरी जो फेज था चुनाव का, इसमें आप देखिए कि मेजोरिटी ऑफ सीट्स बीजेपी और जेडीयू के पास गई है। आरजेडी और कांग्रेस के पास हार्डली 1-2 सीटें गई है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा और जैसे नरेंद्र मोदी फैक्टर होता है, तो जैसे जैसे नरेंद्र मोदी की रैली भी बढ़ना चालू हुई, तो उसका कहीं ना कहीं उसका असर वोटिंग पैटर्न में दिखा है। जैसे जो फेज 1 था, 28 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग थी, और 25 से नरेंद्र मोदी की बिहार में रैली चालू हुई थी। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे फेज बढ़ते गए, नरेंद्र मोदी की रैली बढ़ती गई, बीजेपी की जो लास्ट मिनट जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट की, उसका उनको फायदा मिला है। और आरजेडी और कांग्रेस यहाँ पे पीछे रह गए। फेज 1 में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बाकी फेज 2, फेज 3 में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी में मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओसी की पार्टी है AIMIM, उनको 5 सीट मिली है। वो 5 सीट ये बेल्ट की है। इस रीजन को कोसी बेल्ट बोलते हैं। इस पूरे एक ही पूरे पेज में इनको 5 सीट मिली है। ये जो 5 सीट मिली है, अगर हम 2015 के इलेक्शन में से देखें, तो ये 5 में से 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट आरजेडी ने जीती थी और 2 सीट जेडीयू ने जीती थी। तो महागठबंधन की 5 सीटों पे, जो 5 सीट जो कि 2015 में जो महागठबंधन जीती थी, इस बार ओवैसी ने जीती है। और जेडीयू की जो 2 सीट जो 2015 में जीते थे, वो इस बार ओवैसी ने जीती है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को किया है। उसके बाद हम अर्बन एरिया की अर्बन, रूरल और सेमी अर्बन, रूरल में किस तरह की वोटिंग हुई है, उसको थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप
हम सब जानते हैं कि बिहार एक तरह से में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कम है, बेसिक रूरल एरिया बिहार में ज़्यादा है। तो जो अर्बन एरिया की सीट्स थी, तो अर्बन एरिया में 8 सीट आई थी, इसमें से 6 बीजेपी के पास गई है, 2 कांग्रेस के पास गई है। जेडीयू, आरजेडी और अदर के पास कोई सीट नहीं गई है। सेमी अर्बन की बात करें तो सेमी अर्बन की 22 सीट्स थी, जिसमें से बीजेपी के पास 12 गई है, कांग्रेस के पास 3, जेडीयू के पास कुछ नहीं गई है, आरजेडी के पास 4 सीट्स गई है। उसके बाद रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया की 213 सीट्स थी, जिसमें से बीजेपी के पास 56 सीट्स गई है, कांग्रेस के पास 14, जेडीयू के पास 43, आरजेडी के पास 71 और अदर के पास 29। तो ये जब हम जब ये डिफरेंस करते हैं कि अर्बन, रूरल और सेमी अर्बन में, तो हम देखें कि बीजेपी का अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अर्बन एरिया में 8 में से 6 सीटें बीजेपी को मिली है, और सेमी अर्बन में 22 में से 12 सीटें बीजेपी को मिली है, और रूरल एरिया जहाँ पे 213 सीट थी, उसमें आरजेडी ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, 71 सीट्स उनको वहाँ पे मिली है। यहाँ पे इससे ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे ये लग रहा है कि रूरल एरियाज बिहार में कितने ज्यादा हैं। राइट। 213 आउट ऑफ 243 तो रूरल एरियाज। हाँ, तो आप देखिए बिहार में आप जो बिहार के बाहर का कोई कोई व्यक्ति है, उससे पूछे कि बिहार में शहरों के, बड़े शहरों के नाम बताए, तो पटना के अलावा किसी को कोई बता नहीं पाएगा कि बिहार में पटना के अलावा कौन सा बड़ा शहर है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि बिहार में रूरल एरिया ज़्यादा है, बड़े शहर कम है। अ, उसके बाद जो फैक्टर एक कहे जा रहे हैं कि जो इस चुनाव में जो 2 बड़े फैक्टर थे, एक तो वुमेन वोटर, जैसे नरेंद्र मोदी ने भी जो जीत के बाद जो एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं हमारा साइलेंट वोटर है। और दूसरी बात यूथ फैक्टर, कि जैसे तेजस्वी यादव ने एक बोला था कि हम पहली कैबिनेट में मैं ये इस पे साइन करूंगा कि 9 लाख नौकरी आपको दूंगा। तो यूथ फैक्टर और वुमेन फैक्टर ने कितना रोल प्ले किया है, उसके लिए मैं ये डाटा लेके आया हूँ। ये डाटा मैंने जो लिया है, ये CSDS और लोकनीति का जो पोस्टपो सर्वे हुआ था, उसमें से मैं लिया है। ये एक्चुअल जो वोटिंग उस पर डाटा नहीं है, बट जो सर्वे हुआ था उस बेसिस पे। तो इस डाटा से समझने की कोशिश करेंगे कि वुमेन वोटर ने और यूथ वोटर ने किस तरह से वोटिंग की है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट चार्ट आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें ये एज वाइज बताया गया है कि किस एज ग्रुप के लोगों ने किसको वोटिंग की है। तो 18 से 29 की एज ग्रुप की बात करें, तो उसमें 37% वोटर ने महागठबंधन को वोट दिया है, और 36% वोटर ने एनडीए को वोट दिया है। अब 30 to 39 एज ग्रुप का जो वोटर है, उसमें से 37% महागठबंधन को, 39% ने एनडीए को, 40 से 49 में 35% ने महागठबंधन को, 36% ने एनडीए को, और 50 से 59 का जो एज ग्रुप था, उसमें से 38 एक तरह से बराबरी, 38% ने महागठबंधन को दिया, 38% एनडीए को दिया है, और 60 से 69 में 41 ने महागठबंधन को दिया है, और 36% ने एनडीए को वोट दिया है। तो हम देखेंगे जो यूथ है 18 to 19, इसमें तेजस्वी यादव का जो था, जो रोजगार की बात कर रहे थे वो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिट किया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ यूथ, भले ही 1% ज़्यादा है, बट महागठबंधन को 37% यूथ ने वोट दिया है। अब यही जेंडर वाइज देखे कि ये जेंडर कैसा था, तो वही 18 से 29 के एज ग्रुप के जो पुरुष वोटर है, उसमें से 39% ने महागठबंधन को वोट दिया है, और 33% ने एनडीए को वोट दिया है। उसी अगर उसी एज ग्रुप में अगर हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में 40% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है, और 36% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप महिला और पुरुष की बात करें यूथ में भी, तो महिला वोटरों ने ज़्यादा महागठबंधन को, सॉरी, एनडीए को वोट दिया है। यहाँ पे हर कास्ट वाइज मेन महिला और पुरुष का डिफरेंस दिया गया है कि कितने परसेंट महिलाओं ने महागठबंधन एनडीए को वोट दिया, और कितने परसेंट पुरुष ने महागठबंधन और एनडीए को वोट दिया है। तो इसमें देखें तो जो ओवरऑल है, उसमें देखिए 38% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है, और इधर ही 38% पुरुषों ने महागठबंधन को वोट दिया है। तो महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है एनडीए को। अब हर कास्ट वाइज देख लीजिए, अपर कास्ट में देख लीजिए, अपर कास्ट में 59% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। यादव, जो कि एक आरजेडी का वोट बैंक समझा जाता है, उसमें भले ही ये नंबर कम है कि 5% है। ओबीसी
जो कि जेडीयू बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है बिहार में, उसमें 63% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है। दलित वुमेन ने 33% दलित वुमेन ने एनडीए को वोट किया है। और मुस्लिम वोटर में भी, मुस्लिम महिलाओं में भी 6% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है, जो कि पुरुष से ज़्यादा है। उसके बाद ये नंबर हो गए। अब हम कुछ कैंडिडेट्स की, जो एक कह सकते हैं कि स्टार कैंडिडेट्स थे जो चुनाव हार गए, उनकी बात करें। एक तो लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे थे, वो बांकीपुर से कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, वो चुनाव हार गए। पुष्पम प्रिया, जो पीडीएस पार्टी की एक संस्थापक थी, वो भी बांकीपुर से इलेक्शन लड़ी थी, वो हार गई है। सुभाषिनी शरद यादव एक अपने ज़माने के काफ़ी बड़े नेता थे, उनकी बेटी कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ी थी, वो हार गई है। मुकेश सहानी, जो कि वीआईपी पार्टी के फाउंडर है, वो बख्तियारपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए हैं। बट उन्हीं की पार्टी के, जिनको उन्होंने टिकट दिया 4 लोगों को, वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो ये था कुछ एनालिसिस। आई होप आपको और ज़्यादा इंसाइट इस चुनाव से मिली। जैसे मैंने कहा, ये चुनाव अपने आप में एक केस स्टडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक बार फिर आपको दिवाली की बधाइयाँ। एंजॉय करें और अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।